चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका इस रिवीजन वाले सेक्शन में, जहां पे हम लोग पूरा का पूरा नेशनल इनकम यूं चुटकियां बजा के खत्म करेंगे। कैसे बजा के? हाँ, चलो अभी ऐसे समझो कि हो रहा है खत्म, ठीक है। सर सबसे पहला आता है सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कहता है कि इनकम को अगर आप सर्कुलर वे में घुमाओगे, घुमाते 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 ले जाओगे तो आपकी इनकम बनती है। मतलब अगर आप अपने पैसों को सर्कुलरली घुमाओगे तो वो इनकम बन जाएगा। पैसों को सर्कुलरली घुमाओगे तो वो क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा। देखते हैं सर, सबसे पहले एग्जाम में इसकी आती है डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। क्या बोला? इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। लेकिन कहां पे? इन द प्रोडक्शन। पहले इतनी लाइन को रट लो बेटा। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन। दोबारा, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन। हो गया प्रोडक्शन, ठीक है सर। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जिसने प्रोडक्शन किया था वो लेबर थे, उनको आप क्या करो? अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करो। क्या लिखा? इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंड फाइनली, अब जब उन मजदूरों के पास पैसा आ जाएगा वो क्या करेंगे? खर्चा करेंगे। इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म। उसके बाद वही पैसा जो तुमने 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 फर्म ने हाउस होल्ड को दिया था इनकम के फॉर्म में, मतलब उनकी इनकम के फॉर्म में, अब वो अपनी इनकम को क्या करेंगे? खर्च करेंगे। तो तीसरी बार वो पैसा वापस किसके पास आ जाएगा? फर्म के पास, इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। देखो डेफिनेशन को याद करने के लिए आप सबसे पहले मेरे पास ये चक्र देख लो। चक्र चक्र चक्र। पहला क्या बोला हमने अपने डेफिनेशन में? क्या बोला था पहला? इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन। ये सर लाइन, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन। दोबारा, its distribution among the factor of production. Done. दूसरी लाइन, and finally it's circulation. कहां से circulation? From household to firm in the form of consumption expenditure. लेकिन consumption expenditure किसमें होता है? On goods and services. जो कहां बनी सर? वो यहां बनी। कहां बनी? यहां बनी थी। बोलो समझ में आ गया डेफिनेशन? चलो सर, अब ये डेफिनेशन आपको रटा हुआ होना चाहिए सर, ठीक है। उसके बाद ये बेकार की बात है ना, बेकार की बात को छोड़ के देखते हैं फेजेस कितने होते हैं। सर 3 फेज है ना। पहला फेज क्या होता है? प्रोडक्शन। पहले पैसा कमाने के लिए कुछ बनाना पड़ता है, तो पहला क्या हुआ? प्रोडक्शन फेज। लेकिन जब चीजें बन जाती हैं, बिकती नहीं है, पहले जिन लोगों ने उनको बनाया होगा उनको आप क्या दो? इनकम। लेकिन जब उन लोगों के पास इनकम आ जाएगी तो क्या होगा? वही लोग क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर। सरकारों को इतनी सी छोटी सी चीज समझ में नहीं आती कि अगर देश में आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? काम कराना पड़ेगा। तुम कुछ काम ही नहीं कराते, काम नहीं कराते तो लोग इनकम नहीं होती, इनकम नहीं होती तो बेचारे खर्च नहीं करते, तो एक तो बेचारे बेरोजगार भी हो गए और आपका कुछ बना भी नहीं। बोलो सर समझ में आया? अब यहाँ पे देखो जल्दी से, पहले फेज में क्या होता है? इन दिस फेज फार्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो मतलब आप लोगों से मैंने काम करवाया, काम करवा के मैंने अपनी चीजें बनवा ली। दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। क्योंकि आप लोगों ने काम किया था इसलिए मैं आपको क्या दे रहा हूं? पैसा। किस फॉर्म में? या तो रेंट, आपसे जमीन ली होगी, वेजेस आपका लेबर लिया होगा, इंटरेस्ट आपका पैसा लिया होगा, प्रॉफिट आपका दिमाग लिया होगा। तो मैं ये 4 चीजें आपको दे देता हूं। लेकिन जब आपके पास पैसा आ गया, इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। और उसके बाद मैं तुमसे वही खरीदता हूं जो तुमने मुझसे बनाया था। डन। बोलो बात समझ में? अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो बस आप ऐसे समझो, दुनिया में एक ही आदमी है जो प्रोड्यूस करवा रहा है और एक ही चीज बनवाता है, आटा। ठीक। अब आप उसके यहाँ पे जाते हो, आटा बनाते हो, दिमाग मत लगाना आटा कैसे बनता है, ठीक। आप आटा बनाते हो, आटा बनाने के लिए आपको पैसे दे देता है। अब आप उन्हीं पैसों से उसी का आटा खरीदते हो, तो उसी ने पैसे दिए और आपने घुमा के पैसा उसी को दे दिया। डन। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला? वो आटा जो आपने बनाया था वही आटा आपने खा लिया। डन। तो इसका मतलब पैसा घूम रहा है और पैसा बन रहा है। बोलो बात समझ में आ गई? आओ सर अब आगे देखते हैं सर। कंसेप्ट खत्म हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। अब आगे आती है 2 चीजें सर, एक होता है स्टॉक, एक होता है फ्लो। सर ध्यान से देखते हैं स्टॉक और फ्लो क्या होता है। सर ये वेरिएबल्स होते हैं। तुम बोलोगे वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स भी समझाता हूँ। देखो स्टॉक क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कोई एक ऐसी चीज है जिसको आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट कर रहे हो या फिर मेजर कर रहे हो। जैसे कि कोई मुझसे पूछे, प्रसन्नजीत प्रसन्नजीत आप मुझे बताना आपके पास कितना पैसा है। तो इसका पैसा पूछने का मतलब वो मुझसे पूछता है कि आपकी नेटवर्थ कितनी है। नेटवर्थ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बताया जाता है। जैसे मान लेते हैं आज मैं गरीब हो गया लेकिन मैं 30 जनवरी तक बहुत अमीर था, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई 30 जनवरी तक मेरे पास इतना पैसा था, इतना पैसा था, तू सोच भी नहीं सकता। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ? अपनी नेटवर्थ। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ? 30 तारीख को अपनी नेटवर्थ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये हो गया स्टॉक। ठीक है। लेकिन अगर मुझसे पूछा प्रसन्नजीत तुम कमाते कितना हो, तो यार मैं हर महीने अलग अलग पैसा कमाता हूँ। तो मैं बोलूंगा भाई अभी लास्ट वीक मैंने 1 लाख रुपया कमाया था। तो ये क्या हो गया? मेरा फ्लो हो गया। इसका मतलब इनकम हमेशा फ्लो होती है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का बताता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं होता, टाइम पीरियड का। देखो इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले घंटे,
पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बोला, 3:30 पे। बताओ 3:30 क्या हो गया? 3:30 क्या हो गया? स्टॉक या फ्लो? स्टॉक हो गया। लेकिन 3 से 4 में मैंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, मतलब ये हो गया फ्लो। सर देखो सर, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है स्टॉक के। स्टॉक ऑफ गुड्स इन द शॉप ऑन 31 जनवरी 2020। आपकी दुकान में 31 जनवरी को कितना माल था, ये हो गया स्टॉक। प्रोडक्शन गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2020। जनवरी 2020 में आपने कितना प्रोड्यूस किया, ये क्या हो गया आपका? फ्लो। डन सर, समझ में आया क्या? अब छोटी सी बात याद रखना, कुछ एग्जांपल्स जैसे कि अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखना सर। सबसे पहले स्टॉक का। स्टॉक के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं सर? वेल्थ, कैपिटल, प्रॉपर्टी, ओपनिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग इन्वेंटरी, मनी सप्लाई, बैंक डिपॉजिट, लोन, पॉपुलेशन। सर पॉपुलेशन, अगर सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन किसी एक पर्टिकुलर डेट की निकाली गई है, इस दिन भारत में 150 करोड़ थे, तब हुआ स्टॉक। वाटर इन टैंक, आपके टैंक में पानी कितना जमा है। डन। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बोलिए, अगर आपकी कोई फोटो खींची हुई है ना, तो वो स्टॉक होता है क्योंकि वो हिलती नहीं है। लेकिन एक बार आप फ्लो को समझना। नेशनल इनकम, यहाँ पे वर्ड आया इनकम, और इनकम एक साल का होता है। डोमेस्टिक इनकम साल का होता है। कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे वर्ड आया था कैपिटल, यहाँ पे आया कैपिटल फॉर्मेशन, आपने कितना वेल कैपिटल बना रहे हो। इनकम ऑफ अ पर्सन, ठीक बात है। इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, सेविंग, ये सारे वर्ड्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, इसीलिए। डिप्रिसिएशन एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए लगता है। इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको मिलता है। एक्सपोर्ट आप ड्यूरिंग द मंथ या ड्यूरिंग द ईयर बताते हो। इंपोर्ट भी ऐसा ही होता है। चेंज इन इन्वेंट्री, अगर सिर्फ इन्वेंट्री लिखा हुआ है या ओपनिंग इन्वेंट्री लिखा हुआ है या क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखा हुआ है, तो ये तीनों बातें किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बताई गई होगी। लेकिन चेंज इन इन्वेंट्री एक समय में चेंज हुई होगी। बोरोइंग्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। अच्छा, उसके बाद लेंडिंग, प्रॉफिट, वाटर फ्लोइंग इन द स्ट्रीम, नदी में बहता पानी आपके लिए फ्लो है। और ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वीडियो बेटा, ठीक। चलो सर समझ में आया, अब आगे चलते हैं सर। अच्छा, अब सवाल है कि फ्लो कितने तरीके का होता है। सर फ्लो 2 तरीके का होता है। पहला कौन सा फ्लो होता है? रियल फ्लो। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा कौन सा फ्लो होता है? मनी फ्लो। अब आप समझना रियल फ्लो में क्या होता है। देखो ये भी आपके एग्जाम में आता है, बच्चे ऐसा कहते हैं सर ये तो बड़ा आसान है, हम तो लिख के आ जाते हैं एग्जाम में। फिर भी आप गलत करते हो। टेक्निकली बहुत ध्यान से देखना कि रियल फ्लो में क्या फ्लो होता है। रियल फ्लो का मतलब आप ऐसे समझो, आप और आपका छोटा भाई या छोटा बहन आपस में जब लड़ते हैं तो वो आपको घूसा मारता है और बदले में आप भी उसको घूसा ही मारते हो ना। दिस इज द रियल फ्लो। पक्का? पक्का क्या? देखो सर, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू द फर्म। मतलब हाउसहोल्ड ने बोला कि फर्म मैं तुम्हारे लिए काम कर देता हूँ, एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म टू द हाउसहोल्ड। और बदले में फर्म क्या कहेगी? ठीक है शाम को मैं तुमको राशन दे दूंगा। मतलब काम के बदले सामान, सामान के बदले सामान, काम के बदले काम। डन सर। अब इसका यहाँ पे देखना एक रियल फ्लो का एग्जांपल। हमने तुमको फैक्टर सर्विसेज दी, जैसे कि अपना लैंड दिया या लेबर दी, बदले में तुमने हमें सामान या फिर सर्विसेज दे दी। ये हुआ रियल फ्लो। बोलो बात समझ में आई क्या? लेकिन मनी फ्लो क्या होता है? अब मनी फ्लो को बहुत ध्यान से समझना, गलती मनी फ्लो लिखने में होती है, रियल फ्लो में लिखने में नहीं होती है। मनी फ्लो क्या है सर? मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विस। यहाँ पे 2 चीजें लिखनी होती है, एक चीज नहीं। जैसे यहाँ पे एक चीज लिखनी है, भैया मैं तुम्हारे यहाँ पे काम करूंगा, तुम मुझे सामान दे देना। डन। कई बार ऐसा होता है, आपने गाँव में देखा होगा, किसान बेचारे किसी और की जमीन पे काम करते हैं, रात को राशन लेके या फिर अनाज लेके घर आते हैं। लेकिन यहाँ पे देखना मनी फ्लो का मतलब, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, हाउस होल्ड बोल रहा है फर्म से, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, बदले में तुम मुझे पैसे दोगे। फिर फर्म बोलती है ठीक है, तुमको मैं अपना सामान दूंगा, बदले में आप तुम भी पैसे दोगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 डेफिनेशन लिखनी होती है। दोबारा, मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट आई है किसके पास? फ्रॉम फर्म से। फर्म से आई है किसके पास? हाउस होल्ड के पास। किस लिए? क्योंकि तुमने मुझे फैक्टर सर्विसेज दी थी। एंड अब यहाँ पे देखो दूसरी डेफिनेशन, एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और बदले में हाउस होल्ड ने अपना खर्चा किया, क्यों? ताकि तुम मेरे से मेरी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाओ। बोलो बात समझ में आई क्या? अब एग्जाम में इसके लिए तो एक डायग्राम बनता है, इसके लिए एक डायग्राम, लेकिन इस वाले डेफिनेशन के लिए मनी के लिए 2 डायग्राम बनते हैं। कौन कौन सा? पहले में दिखाएंगे सामान गया पैसे आए, दूसरी डायग्राम में क्या दिखाएंगे? यहाँ पे सर्विसेज गई फिर वहां से पैसे आए, फैक्टर सर्विसेज के पैसे। डन। बोलो समझ में आया क्या? चलो सर, अब कहते हैं सर ना रियल फ्लो और मनी फ्लो को थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में समझ लेते हैं सर। रियल फ्लो का दूसरा नाम होता है फिजिकल फ्लो, क्योंकि मैंने घुसा मारा तुमने भी घुसा मारा। लेकिन इसका क्या नाम होता है सर? नॉमिनल फ्लो, सामान के बदले
पैसा या फिर सर्विसेज के बदले पैसा। ठीक है सर, चलो आगे चलते हैं सर, और कुछ नहीं है बस डायग्राम था इसमें। अच्छा, अब ये देख लो सर, टू सेक्टर इकोनॉमी किसको कहते हैं? दो सेक्टर इकोनॉमी ऐसा जहां पे सिर्फ दो लोग काम करते हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स। अब आपको पता है कि हाउस होल्ड अपने साइड से फर्म को दो चीजें देता है, बताओ वो दो चीजें क्या क्या देता है? हाउस होल्ड उसको पहला अपनी सर्विसेज देता है, फैक्टर सर्विसेज देता है पहला। दूसरा, वो जो पैसा कमा के लाता है ना, पैसा कमा के, वो पैसा भी तुमको देता है। क्यों? बाद में तुमसे ही सामान खरीदने के लिए, उसको बोला जाता है एक्सपेंडिचर। तो आप दो बातें एग्जाम में लिखोगी कि हाउस होल्ड से दो चीजें जाती हैं, एक फैक्टर सर्विसेज जाता है, दूसरा जो पैसा मैं कमा के लाया वही मैं तुमको एक्सपेंडिचर के फॉर्म में दे देता हूँ। लेकिन फर्म भी तुमको दो चीज देती है, कौन कौन सी? तुमने जो काम किया था उसके लिए मैं तुमको फैक्टर पेमेंट दूंगा। क्या दूंगा? फैक्टर पेमेंट दूंगा। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि तुमने अब मुझे एक्सपेंडिचर के नाम पे पैसे दिए हैं, तो मैं तुमको अपने साइड से गुड्स एंड सर्विसेज भी दूंगा। बोलो याद रखोगे? हाँ जी सर, ये भी याद आ जाएगा। अब जल्दी से देख लेते हैं, इन ऑर्डर टू मेक एनालिसिस सिंपल, हमने जो ऊपर चीजें डिस्कस करी वही मैंने यहाँ पे किया है। लेकिन आपको पता है ऐसा रियलिटी में नहीं हो सकता कि दो ही सेक्टर काम करे, क्योंकि पूरी दुनिया में तुमको पता है कि कोई ना कोई सरकारें हैं, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और फॉरेन सेक्टर भी है। तो इसलिए जब भी दो सेक्टर मॉडल का अगर एग्जाम में आ जाए कि कुछ अजम्पशंस लिखो, तो आपको ये अजम्पशंस लिखनी पड़ेगी, भाई हम जितना बनाते हैं ना हाउस होल्ड सब खरीद लेता है, और हाउस होल्ड जितना काम करता है ना मैं तुमको सारे पैसे दे देता हूँ। और दूसरी बात जो आपको याद रखना है, दोनों में से पैसा ना कहीं लीक हो रहा, ना ही कहीं पैसा इंजेक्ट हो रहा। लीक होने का मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाउस होल्ड को जो पैसे मिले वो थोड़ा सा पैसा सेव कर ले, सेव नहीं करेगा, इसका मतलब वो पैसा लीक नहीं करता। इंजेक्ट करने का मतलब बाहर से पैसा कहीं मेरे पास आएगा भी नहीं। डन? तो ये दोनों बातें आपको असम्पशंस में लिखनी है, और इतना ही लिखते आपका जो पहला चैप्टर होता है वो खत्म होता है। बस आप ये एक बार लास्ट में ये देख लो सर, टोटल प्रोडक्शन हमेशा किसके इक्वल होगा? टोटल कंजप्शन के। फैक्टर इनकम हमेशा किसके इक्वल होगा? फैक्टर पेमेंट के। और ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर के भी इक्वल होगा, क्योंकि मैं कोई सेविंग करता नहीं हूँ। रियल फ्लो का मतलब ही क्या होता है? मनी फ्लो। अब एक बार इंजेक्शन देख लो सर, इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इट मींस इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम, मतलब नई इनकम कहाँ गया? अरे यार जितना मैंने काम किया उतने पैसे दो ना, ज्यादा क्यों दे रहे हो? इसका मतलब तुम नई इनकम को इंट्रोड्यूस करो इनटू द फ्लो। व्हेन हाउसहोल्ड एंड फर्म बोरो द सेविंग दे कंस्टिट्यूट इंजेक्शन। डन? इसका मतलब जब भी तुम पैसा बोरो कर लोगे तो इसका मतलब पैसा क्या होगा? इकोनॉमी में इंजेक्ट हो गया। सर लीकेज का क्या मतलब होता है? इट रेफर्स टू द विड्रॉल फ्रॉम द फ्लो। पैसा जा रहा था उसमें तुमने निकाल के सेव कर लिया। व्हेन हाउसहोल्ड एंड फर्म्स सेव पार्ट ऑफ देयर इनकम इट कंस्टिट्यूट लीकेज। अब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप डायग्राम बना के आना, क्योंकि आपको भी पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में उस बच्चे को ज्यादा नंबर मिलते हैं जो छोटे छोटे डायग्राम्स बना देता है। जैसे देखो सर, बड़ा अच्छा चल रहा था, यहाँ से कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता था, हाउस होल्ड तुमको कंजप्शन एक्सपेंडिचर देता था, तुम मुझे फैक्टर इनकम देते थे। लेकिन तुमने पैसा क्या किया? देखो यहाँ से इंजेक्ट किया, पैसा इकोनॉमी में आ रहा है, और यहाँ से पैसा तुमने क्या किया? लीक किया, पैसा तुमने यहाँ से निकाल दिया। सर मैंने आपको पहला चैप्टर खत्म कराया, इसका ना क्या नाम था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये वाला PDF मैं आपको भेज दूंगा, आप मुझसे मांग लेना व्हाट्सएप करके। चलो बाय, थैंक यू।